है, तू घर चल। मैं झिझका पर गया। उसकी माँ ने मुझे देखकर ही कह दिया, अरे यही है तेरा दोस्त, आओ बेटा हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। निकिता तब रसोई में थी, राहुल की छोटी बहन। उम्र में छोटी थी, करीब 20 वर्ष की, पर एकदम सयानी। उसने मुस्कुराते हुए थाली दी और बोली, भैया रोटियां मैं सेंक रही हूं, जली तो मत डांटना। मैं हंस पड़ा। उस घर की दीवारों में एक सुकून था, कहीं कोई दिखावा नहीं, बस सीधा दिल से अपनापन। राहुल और मैं अक्सर उसके घर पढ़ाई करते, गप्पे मारते और कभी कभी शाम को लूडो या कैरम भी खेलते। निकिता जब भी हमारे साथ बैठती, मजाक करना उसका तरीका था। आप दोनों पढ़ाई करते हैं या चाय पीते पीते टाइम पास। एक दिन पूरा परिवार गंगा घाट घूमने गया। मैं भी उनके साथ गया। वहां मस्ती करते वक्त राहुल के पापा ने हंसते हुए कहा, अब तो तू अपना ही बेटा लगने लगा है, कभी 2 दिन के लिए रुक भी जाया कर। मैं मुस्कुराया, पर दिल के अंदर कुछ गहराई से छू गया। त्योहारों में मुझे राहुल जबरदस्ती बुला लेता, भाई दिवाली की सफाई में मेरी जान निकल जाती है, तू नहीं आएगा तो मम्मी और निकिता मिलकर रुला देंगे। घर सजाता, मिठाई बनवाता और चरखियां जलाता। निकिता रंगोली बनाते वक्त मुझसे रंग मांगती, भैया ये रंग दो ना, और हाँ गुलाबी मेरे हिस्से का है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर थी। राहुल और मैं ज्यादातर उसके घर पढ़ते। निकिता भी अब 12वीं में थी, वो भी साथ बैठ जाती। कभी कभी उसके सवाल इतने मासूम होते कि राहुल चिढ़ जाता, इतनी आसान चीज भी नहीं समझती तू। मैं मुस्कुराकर समझाता, हर कोई हम जैसा नहीं होता, धैर्य रखो भाई। वो मुझसे बिना डरे कोई भी चीज पूछ लेती, शायद उसे मेरे सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं लगती थी। एग्जाम्स बस कुछ ही दिन दूर थे। एक दिन राहुल फोन कर बोला, भाई मम्मी पापा मामा के बेटे की शादी में गए हैं, तू आज रात यहीं आ जा, हम तीनों साथ पढ़ेंगे। मैंने हामी भर दी। शाम होने से पहले मैं राहुल के घर पहुंचा। घर एकदम शांत था, शादी के लिए घर वाले जा चुके थे। सिर्फ हम 3 थे, राहुल, निकिता और मैं। राहुल की मां जाते हुए किचन में दाल चावल, आलू की सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाकर रख गई थीं। निकिता ने मुस्कुराकर कहा, भैया पहले खा लो, फिर पढ़ाई होगी। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। थाली में मिर्च के अचार से लेकर छाछ तक सब कुछ था। निकिता ने रोटियां सेंकी और मेरी थाली में बिना पूछे एक रोटी और डाल दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका चेहरा देखा जो हल्की पसीने में चमक रहा था। एग्जाम्स का वक्त था। राहुल का घर अब मेरी पढ़ाई का स्थायी ठिकाना बन चुका था। उस शाम भी मैं और राहुल पढ़ाई में डूबे थे, साथ में निकिता भी। शाम को गर्मा गर्म खाना खाने के बाद तीनों ने पढ़ाई शुरू की। हम तीनों एक कमरे में बैठकर पढ़ने लगे। राहुल अपनी कॉपी में झुका हुआ कोई सवाल हल कर रहा था और मैं बगल में बैठा किताब पढ़ रहा था। निकिता पास बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे और चेहरा थोड़ी थकान लिए फिर भी संजीदा था। कभी कभी उसकी नजर मुझ तक आ जाती और फिर वो तुरंत पेन घुमाकर कुछ लिखने लगती। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में बिजली चली गई। कमरे में बस एक मोमबत्ती की रोशनी थी, हल्की, कांपती हुई। अब सब कुछ धीमा लग रहा था और उस धीमेपन में एक गहरा रोमांटिक सन्नाटा था। काफी देर लाइट का इंतजार करते रहे, पर लाइट नहीं आई। फिर राहुल बोला, अब पढ़ने का क्या मतलब यार, चलो सो जाते हैं। हम तीनों एक ही गद्दे पर लेटे, राहुल एक तरफ, मैं बीच में और निकिता दूसरी ओर। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बारिश की रुक रुक कर गिरती बूंदों की आवाज थी। बात करते करते कब हमें नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के किसी पहर मेरी नींद खुली। बारिश अब भी हो रही थी, कमरे में घुप अंधेरा था। मेरे कंधे के पास गर्म सांसों की एक बहुत कोमल लहर महसूस हुई। मैंने हल्का करवट लिया और देखा, निकिता मेरे बिल्कुल करीब थी। उसका बदन मेरी बांह से सटा था और उसकी नाक की नोक मेरी गर्दन के पास थी। मैं ठिठक गया। मन में एक सवाल उठा, क्या वो सच में सो रही है? सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। मैंने धीरे से उसकी उंगलियां छुईं, कोई हरकत नहीं। थोड़ी और हिम्मत जुटाई, उसकी कमर पर अपनी हथेली रखी। उसने खुद को थोड़ा और मेरे करीब खिसका लिया। अब मैं समझ गया, वो जाग रही थी। मैंने बहुत धीरे से अपने होंठ उसकी गर्दन के बाईं तरफ टिकाए। गर्म और नर्म त्वचा और एक हल्की सी सहरन उसके बदन में दौड़ गई। उसकी सांसें अब तेज हो रही थीं, लेकिन उसने आंखें नहीं खोलीं। मैंने उसके गले पर, फिर उसके कॉलर बोन पर हल्के हल्के चुंबन छोड़े। वो कांपी और उसके होठों से बहुत धीमी सिसकारी फिसली। उसका बदन अब भी शांत था, लेकिन उसकी सांसें और उसकी त्वचा की हर थरथराहट मेरे छुअन से बोलने लगी थी। मैंने धीरे धीरे उसके कपड़े खिसकाए। अब उसका सीना मेरी सांसों के बेहद करीब था। मैंने बहुत आदर, बहुत नरमी और एक अद्भुत प्यास के साथ उसे चूमा। हर चुंबन के साथ वो और भी गीली और भी मदहोश होती जा रही थी। उसने मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां गड़ा दी। अब उसका मौन एक चुप सहमति में बदल चुका था। मैंने अपनी उंगलियां उसकी नाभि से नीचे की ओर सरकाईं। वहां एक गीलापन था, एक गर्माहट। धीरे से मैंने अपने औजार को उसकी रेखा पर टिका दिया। वो अंदर से सिमटी हुई थी, एकदम अनछुई। जब मैंने धीरे धीरे उसे प्रवेश कराया, उसने एक हल्की कराह के साथ मुंह से दबी आवाज में कहा, ओह। मैंने खुद को रोका, लेकिन उसके बदन ने मुझे और करीब खींच लिया। मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत आदर और गहराई से गति शुरू की।
हर अंदर बाहर की लय पर उसकी सिसकारियां थोड़ी तेज होती जा रही थीं। उसके होंठ अब मेरे कंधे पर टिके हुए थे और उसकी सांसों की गर्मी मेरी रूह को जला रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा, उसकी नाक, उसके गाल और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो अब पूरी तरह से मेरी बाहों में समा चुकी थी। मेरी गति तेज हुई, फिर गहरी। फिर वो पल आया जब हम दोनों एक साथ कांप उठे, फिर शांत पड़ गए। फिर मैं चुपचाप उसके माथे को चूम कर उसके बगल में लेट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली, वो अब भी उसी मुद्रा में थी। राहुल अब भी सोया था। कुछ देर बाद निकिता उठी, उसने मेरी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी और फिर अपनी किताब खोल ली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उस रात मैंने सिर्फ उसके जिस्म को नहीं छुआ, उसके भरोसे को महसूस किया। वो बिना कुछ कहे मेरे करीब आई थी और मैं जानता हूं अब सिर्फ याद नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई है वो। क्योंकि जब कोई तुम्हें अपनी खामोशी में जगह देता है तो उसे ठेस पहुंचना इश्क नहीं, खता होती है। ऐसे ही रोमांटिक, इमोशनल, लव स्टोरी और प्रेरणादायक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें।